मधुलिका अमिस के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करने लगी थी। जैसा कि मोहिनी ने कहा था, वह हर रात का डिनर अमिस के पसंद के हिसाब से बनाने लगी थी। अमिस एक दिन लता से, लता क्या बात है, आजकल तुम खाना बहुत अच्छा बनाने लगी हो, कौन से नए मसाले ऐड किए हैं तुमने? लता हंसते हुए, साहब आजकल डिनर मैडम जी ही बनाती हैं। अमिस अपनी आंखें बड़ी सी करके मधुलिका की ओर देखता है, रियली, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल माँ की तरह। वैसे मधु, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लता और दामोदर किस लिए हैं? मधुलिका, अरे नहीं, वह मैं जल्दी आ जाती हूँ तो सोचती हूँ कुछ और भी काम कर लिया जाए। आखिर ये सब घरेलू काम सीखा है, वह तो सब बेकार ही जा रहा है ना। अमिस कुछ बोलने ही वाला था कि लता आकर कहती है, साहब जी हमको छुट्टी चाहिए। अमिस, क्यों, क्या हुआ, यूं अचानक से छुट्टी क्यों चाहिए? लता शर्माते हुए, मेरे पति हैं ना, बाहर रहते हैं, हर साल करवा चौथ पर घर आते हैं, इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए थी। अमिस, कितने दिन की छुट्टी चाहिए? लता, साहब लगभग 15 दिन। अमिस, 15 दिन की लंबी छुट्टी तो यहाँ काम कौन संभालेगा? दामोदर ने भी मुझसे सुबह छुट्टी के लिए कहा था, उसकी वाइफ को बेबी होने वाला है, इतनी छुट्टी कैसे मैनेज होगा? लता उदास होकर जाने लगती है। तभी मधुलिका, मैं मैनेज कर लूंगी। अमिस आप जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अमिस, मगर मधुलिका, लता, करवा चौथ की शॉपिंग कर ली तुमने? लता, मैडम जी हम कहाँ शॉपिंग। मधुलिका मुस्कुराते हुए, लता कल ड्यूटी से आऊंगी, तब हम शॉपिंग करने चलेंगे, तैयार रहना। लता, थैंक यू मैडम जी। मधुलिका, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, उदास चेहरा लेकर अपने पति के पास जाओगी तुम, क्या सोचेंगे कि हम लोग आपको बहुत सारा काम करवा करवा कर परेशान करते हैं। डिनर करने के बाद अमिस और मधुलिका अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मधुलिका मोहिनी को फोन करके सब बताती है। मोहिनी भी खुश होकर कल के लिए प्लानिंग करती है, कल कैसे मैनेज करना है। अगले दिन मधुलिका ड्यूटी से वापस आकर लता और मोहिनी के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने जाती है। उसके बाद तीनों ब्यूटी पार्लर जाती हैं। लता का मेकओवर कराने के बाद मोहिनी लता को भी समझा देती है। लता ड्राइवर के साथ आवास पर लौट आती है। पार्लर में मोहिनी और मधुलिका ही बचे थे। लगभग 2-3 घंटों के बाद मधुलिका अमिस को कॉल करती है। हेलो अवस्थी जी, आप कहाँ हैं? वो हमारा ड्राइवर कॉल रिसीव नहीं कर रहा है और मैं मोहिनी यहाँ पार्लर में है और काफ़ी टाइम हो गया है और सामान भी है, हम दोनों के हाथों में मेहंदी लगी है, कैसे घर आएं? अमिस, अच्छा किसी को भेजता हूँ, जगह बताओ। मधुलिका एड्रेस बताकर आप ही आ जाइए। अमिस, देखता हूँ, तुम वेट करो। कॉल कट जाता है। मोहिनी बड़ी खुश होकर मधुलिका को कोहनी मारते हुए, देखना जीजा जी खुद आएंगे तुम्हें लेने। मधुलिका भी मुस्कुरा देती है, मगर अगले ही पल, ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी कि उनको कार ड्राइविंग नहीं आती। जब पहली बार मिले थे तभी बताया था मुझे। यार अब तो प्लान फेल ही हो गया तेरा। मोहिनी भी उदास हो जाती है। डोंट वरी, मेरे पास और भी प्लान्स हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी पार्लर के बाहर खड़ी होती है। ड्राइवर उतर आता है। मैडम सामान कहाँ है बताइए, मैं गाड़ी में रख लूँ? मधुलिका इशारे से बताती है। मोहिनी और मधुलिका उदास होकर गाड़ी की तरफ बढ़ती हैं। मधुलिका फ्रंट सीट पर बैठने के लिए होती है कि पीछे से, मैडम ये सीट बुक है। मधुलिका पलटकर पीछे देखती है। अमिस था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। आपने तो। अमिस, मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो क्या अपनी दोस्त? तभी मोहिनी, हेलो जीजा जी। अमिस मोहिनी की तरफ पलटकर, हेलो मोहिनी, तुम मुझे जीजा जी कब से कहने लगी? मोहिनी हंसते हुए, आज ही से। चलिए जल्दी बातें गाड़ी में करेंगे, मुझे तो भूख लग रही है। अमिस, अच्छा चलो भूख को शांत कर लो, यहीं पास में होटल है, वहीं चलते हैं। मधुलिका, होटल मत चलिए, एक काम करिए, खाना पैक करवा लीजिए, हम घर पर ही खाएंगे। लता के भी तो मेहंदी लगी हुई है, उसे कल सुबह जाना है। फोन करके दामोदर को मना कर दीजिए, खाना नहीं बनाए। अमिस ड्राइवर को भेजकर सबके लिए खाना पैक करवा कर अपने बंगले पर पहुंचते हैं। अमिस दामोदर को खाना लगाने को कहकर खुद चेंज करने के लिए चला जाता है। मोहिनी मधुलिका को छेड़ते हुए, देखा जीजा जी तुम्हारी बातें मानने लगे हैं। मधुलिका, चुप करो, यहाँ कुछ फालतू बातें नहीं, सुन लिया ना तो जानती नहीं हो बैंड बज जाएगी मेरी। तभी अमिस आकर बैठता है। क्या हुआ, क्या फालतू बातें? मोहिनी बात बदलते हुए, कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि मैं डिनर के बाद चली जाऊंगी। उसी पर मधुलिका कह रही है कि सुबह जाना। अमिस, हाँ तो सही तो कह रही है, आज यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। मोहिनी,
मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड सुबह आ जाएंगे। अमिस, कोई बात नहीं, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। कि तभी मधुलिका के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर जाती है। अमिस चम्मच उठाते हुए, क्या है ये? मोहिनी तो धीरे धीरे खा रही थी। उसकी मेहंदी सूख चुकी थी, मगर मधुलिका ने सबसे लास्ट में मेहंदी लगाई थी, इसलिए उसकी मेहंदी अभी भी गीली थी। मधुलिका अमिस की तरफ देखते हुए, मेहंदी लगी है और गीली है तो खा नहीं पा रही, छूट जाएगी ना। अमिस, तुम लड़कियां भी ना, न जाने कितने चोचले होते हैं तुम्हारे, कहकर मधुलिका को खाना खिलाने लगता है। मधुलिका को उम्मीद भी नहीं थी अमिस उसे इस तरह खाना खिलाने लगेगा। मोहिनी ये देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। डिनर खत्म करने के बाद अमिस चला जाता है। मोहिनी मधुलिका से, यार ये तो हमारे प्लान में शामिल ही नहीं था, उनको तुम्हारी चिंता होती है। चुप करो यार, कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं। चलो जल्दी से, बहुत टाइम हो गया, मुझे नींद आ रही है। मोहिनी, कुछ भी हो मगर अच्छा था, पॉजिटिव साइन है तेरे लिए। दोनों कमरे में पहुंचती हैं। थोड़ी देर बातें करते करते मधुलिका सो जाती है। अगले दिन सुबह मोहिनी चली जाती है। लता भी नाश्ता तैयार करने के बाद अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। दामोदर भी आज ही जा रहा है। अमिश भी ऑफिस जा चुके हैं। आज पहला व्रत है। बहुत उलझन भी हो रही थी। मधुलिका ने अपना टाइम काटने के लिए सबको फोन करती रही। आज अमिश की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वह लेट आने वाले थे। जैसे तैसे रात हुई। पूजा का टाइम होने वाला था। बाकी की सारी पूजा करके जल्दी जल्दी सारा सामान लेकर टेरेस पर पहुंच गई थी। कहीं चांद निकल आए और मैं रह ना जाऊं। पूजा के बारे में जानती थी, माँ और भाभी को पूजा करते देखा था ना, अच्छे से कर लिया था, जो बचा था वह पता कर लिया था कैसे करना है। इंतजार पर इंतजार कर रही थी। ना तो चांद निकल रहा था और न ही उसका चांद यानी अमिश अभी आए थे। चांद निकलने का टाइम लगभग हो ही गया था। तब तक अमिश भी आ चुके थे। अमिश मधुलिका को आवाज देता है, मधु कहाँ हो तुम? मधुलिका, टेरेस पर आ जाइए, चांद निकलने का इंतजार कर रही हूँ। अमिश टेरेस पर पहुंचकर मधुलिका को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आज तक उसने मधुलिका पर इतना गौर कभी नहीं किया था। सच में बहुत खूबसूरत थी। लाल साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी उस पर। सिर पर रेड गोल्डन कॉम्बिनेशन की चुनरी ओढ़ी थी, जिसके साइड बॉर्डर मोती चेहरे पर आकर बिल्कुल अलग लुक दे रहे थे। नथुनी का मोती होठों को छूकर उसके होठों को और खूबसूरत बना रहा था। अमिश आता है तभी शोर मच जाता है। चांद निकल आया। मधुलिका पूजा करने लगती है, प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे इनसे कभी भी अलग मत करना। आप तो सब जानते हैं मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं इनकी पत्नी हूँ, बस इसके सिवाय मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और पूजा खत्म होने के बाद दोनों नीचे आते हैं। अमिश, मधु भूख लग रही होगी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मधुलिका, मैं खाना लगाती हूँ, सारा रेडी है। मधुलिका किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अमिश खाना देखने के बाद, ओह इतना सारा खाना तुमने अकेले बनाया है? वैसे भी व्रत थी और ये सब व्रत ही तो थी, वैसे तो पूरा दिन खाली ही रही। डिनर करते हुए अमिश, मैं तुमसे कल कुछ कहना चाहता था मगर मोहिनी की वजह से कुछ कह नहीं पाया। मधुलिका, क्या कहना चाहते थे? अमिश, यही कि तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये करवा चौथ इन सब के कोई मायने नहीं है मधु। और वैसे भी विद्या के आने के बाद तो सब कुछ बदल जाएगा। मधुलिका का दिल ये सुनकर एकदम से टूट सा गया, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। मुस्कुराते हुए, जब तक विद्या नहीं आती है, जब तक हम साथ हैं, जब तक डिवोर्स नहीं होता, तब तक तो पति पत्नी है ना। तो मेरा धर्म है कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करूं। डिनर करने के बाद मधुलिका अपने कमरे में चेंज करने के लिए चली जाती है। मधुलिका ने सिर से चुनरी हटाई ही होती है कि अमिश कमरे में आ जाता है। मधुलिका पलटकर उसकी ओर देखती है। क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? अमिश, नहीं चाहिए था मगर कुछ देना था। मधुलिका, क्या? अमिश एक बॉक्स से निकालकर मधुलिका को पकड़ाता है। मधुलिका खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सुंदर डिजाइन का गोल्ड नेकलेस होता है। मधुलिका एकदम से शॉक्ड थी। ये आप मेरे लिए? अमिश, हाँ, एक्चुअली आज मेरे फ्रेंड से बात हुई थी तो सब बता रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट खरीद लूं। उनके एक्सपीरियंस में उनकी वाइफ उनसे नाराज हो गई थी, कहीं तुम भी नाराज ना हो जाओ। मधुलिका मुस्कुराते हुए, व्रत थी इसलिए नहीं कि गिफ्ट चाहिए। अमिश, गिफ्ट कैसा लगा? मधुलिका, बहुत सुंदर। अमिश, अच्छा पहन कर दिखाओ। मधुलिका शीशे के सामने खड़ी होकर पहनने जा ही रही होती है कि तभी पलटकर अमिश से, लाए हैं तो पहना भी दीजिए, और उसकी तरफ बढ़ा देती है।
अमिश खड़े होकर उसे पहनाने लगता है। मधुलिका के जूड़े में लगे गजरे की खुशबू सूंघकर अमिश, मोगरा है ना? मधुलिका, जी आपको पसंद नहीं है क्या? अमिश, नहीं ऐसी बात नहीं है, मोगरा तो मुझे बहुत पसंद है। हार पहनाने के बाद अमिश मधुलिका के दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रख लेता है। मधुलिका को ये एहसास बहुत अच्छा लगता है। आज दूसरी बार इतने करीब आए हैं। अमिश उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा देता है। मधुलिका मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वो थैंक यू कहते हुए अमिश को हक कर लेती है। अमिश को ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर वो मधुलिका को खुश देखकर चाह कर भी उसे अलग नहीं कर पाता है। थोड़ी देर में खुद से ही अलग होती है। दोनों कुछ बोल ही रहे होते हैं। दोनों की खामोशी अमिश का फोन रिंग करके दूर करता है। अमिश कॉल पिक करता है। उधर से आवाज आती है, जय हिंद सर, इतनी रात में कॉल किया उसके लिए सॉरी सर, इमरजेंसी है, हाईवे के पास बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, कार और बस का। सर सारा प्रशासन पहुंच चुका है। अमिश सुनकर, ठीक है मैं भी बस निकल रहा हूँ। अमिश तुरंत ही कमरे से निकलकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहता है। मधुलिका उसके पीछे पीछे जाती है। क्या हुआ, कुछ बताएंगे, कहाँ जा रहे हैं? अमिश, मधु एक एक्सीडेंट हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगा जल्दी, तुम सो जाना। ड्राइवर गाड़ी निकालता है। अमिश गाड़ी में बैठकर दुर्घटना स्थल के लिए निकल जाता है। मधुलिका बेचैन होकर इधर उधर टहल रही है। अमिश को गए बहुत टाइम हो चुका है, पता नहीं कब तक आएंगे। फोन भी ट्राई किया था मगर उठाया नहीं। मधुलिका कपड़े बदलने के बाद हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाती है। वहीं बैठे बैठे सो गई थी। कुछ देर बाद उसकी आंख अमिश की गाड़ी के हॉर्न से खुली। वह जल्दी उठकर दरवाजा खोलती है। आ गए आप, कब से इंतजार कर रही थी, बहुत टाइम लग गया। अमिश अंदर आते हुए, हाँ, घायलों को देखने, फिर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बाद ही आया। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वह बहुत डैमेज हुई है। उसमें एक लेडी और उसका ड्राइवर था, उसको काफी चोटें आई हैं। बस में जो सवारियां थीं उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मधुलिका, अच्छा, कार वाली लेडी की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया क्या? अमिश, अभी नहीं, उनका कुछ एड्रेस नहीं मिल पा रहा है और फोन भी डैमेज हो चुका है पूरी तरह। पुलिस देखेगी और करेगी, हो सकता है सुबह तक काम हो जाए। मधुलिका अमिश को पानी का गिलास पकड़ाते हुए, कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिए, आपके लिए चाय या कॉफी क्या बनाऊं? अमिश, रहने दो, क्यों परेशान होगी, मैं बना लूंगा। मधुलिका, परेशानी कैसे, आपके लिए मैं बना दूंगी ना। अमिश, अगर तुम भी साथ में पियो तो कॉफी बना लो। मधुलिका मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल, कहकर किचन की तरफ बढ़ चली। कुछ देर बाद मधुलिका कॉफी बनाकर अमिश के कमरे में जाती है, मगर वहां होता नहीं है। फिर मधुलिका अपने कमरे में जाती है। वहां पर अमिश मधुलिका और अपनी शादी की फोटो देख रहा होता है। मधुलिका, आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको देख रही हूँ। अमिश फोटो फ्रेम रखते हुए, हाँ ऐसे ही तुम्हारे रूम में आ गया था। मधुलिका कॉफी पकड़ाते हुए, कोई बात नहीं, आपका भी तो रूम है। अमिश मधुलिका की ओर देखता है, तुरंत बात को संभालते हुए, आई मीन आपका ही तो रूम है। मैं जब चली जाऊंगी तो फिर कोई ना कोई तो रहेगा ही ना यहाँ, और वैसे भी आवाज तो आपका है ना। मधुलिका अमिश से थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठी थी। अमिश कॉफी पीते हुए, तुम सच में बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो और खाना भी। मधुलिका, थैंक यू तारीफ करने के लिए। कॉफी खत्म होते ही अमिश मधुलिका के करीब आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर, मुझे माफ कर दो मधु, मुझे तुमको हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, पर मैं विद्या से बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मधुलिका की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई थीं। अमिश उसके आंसू पोंछकर, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। बस कुछ दिनों की बात है मधु, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चलो अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। अमिश उसे गुड नाइट विश करके अपने कमरे में चला जाता है। मधुलिका बहुत परेशान होती है। मेरी परेशानी खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप कब समझेंगे? शायद आप समझेंगे ही नहीं कभी भी। मधुलिका बेड पर अपनी पीठ के पीछे तकिया लगाकर बैठ जाती है और अपनी डायरी निकाल कर लिखने लगती है। डायरी लिखने के बाद मधुलिका लेट जाती है। सोने की बहुत कोशिश करती है, मगर नींद कहाँ थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है। सुबह उठकर फटाफट काम निपटाकर अमिश के लिए मॉर्निंग टी लेकर उसके कमरे में जाती है। उठिए, 9 बज रहा है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? सोते ही रहेंगे क्या?
मधुलिका शायद टेबल पर चाय रखकर अमिश को उठाने के लिए झुकी ही थी कि अमिश ने करवट ले ली। अमिश और मधुलिका के चेहरे बिल्कुल करीब थे। मधुलिका का दिल जोर से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था कि अमिश को किस कर ले। उसने अमिश के माथे पर किस कर भी ली और जैसे ही थोड़ा सा हटी कि अमिश ने आंखें खोल दी, मधुलिका हड़बड़ाकर बेड से खड़ी हो गई, हकलाते हुए। बो आप सो रहे थे, मैं ऑफिस। अमिश बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हो गया, इतना रुक रुक कर क्यों बोल रही हो? मधुलिका एक गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं, आप सो रहे थे, देर से जगा रही थी आपको। 9 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। और हाँ, लौटते हुए देर हो जाएगी, आज मुझे काम ज्यादा है, कहकर मधुलिका कमरे से जल्दी से निकल जाती है। अमिश कप उठाकर चाय पीते हुए, मधु मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मैं विद्या को किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पता है वह जरूर आएगी। मधुलिका तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर पता चलता है आज मोहिनी नहीं आई थी, अपने हस्बैंड के साथ छुट्टी लेकर घर चली गई है। मधुलिका उसे कॉल करने के लिए फोन उठाती ही है कि तभी मोहिनी का कॉल आ जाता है। मधुलिका कॉल रिसीव करके, बहुत लंबी उम्र है तेरी, तुमको ही कॉल करने जा रही थी, कहाँ निकल रही हो घूमने? मोहिनी, बस मेरे प्यारे पतिदेव मुझे जहाँ ले जाएं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हुआ? मधुलिका, हुआ क्या, बस चल रहा है अभी तो, देखो क्या होता है। हाँ एक बात है, टाइम अच्छा मिल रहा है अकेले रहने का। मोहिनी, देखो ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करना, आदमियों को पिघलते देर नहीं लगती है। वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो, अमिश जी भी पिघल जाएंगे, और देखना जब वह कबूल करेंगे हमेशा के लिए ही तुम्हारे हो जाएंगे। मधुलिका हंसते हुए, चलो झूठी तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, चलो काम कर लेती हूँ, फ्री होने के बाद बात करते हैं, तुम भी इंजॉय करो अपने हस्बैंड के साथ। इधर अमिश भी अपने ऑफिस पहुंचता है। एसपी अमिश को बताते हैं, सर इन्फॉर्मेशन मिली है, कल जो एक्सीडेंट हुआ था, कार वाली लेडी को अभी होश नहीं आया है, उसके ड्राइवर को तो आ गया है, मगर दोनों के फोन डैमेज हो चुके हैं, मगर वह भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। डॉक्यूमेंट से पता चला है कि वह लेडी लखनऊ की ही रहने वाली है, गाजीपुर से जरूर कोई कनेक्शन होगा, उसका नाम विद्या है। विद्या नाम सुनकर अमिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या नाम बताया आपने? एसपी, सर विद्या शुक्ला। अमिश तुरंत उठकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। एसपी, क्या हुआ सर, कहीं जा रहे हैं क्या? अमिश, हाँ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं। एसपी कुछ समझ पाते तब तक अमिश बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। ड्राइवर को सिटी हॉस्पिटल चलने का इशारा किया। सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर अमिश ने डॉक्टर से उसके बारे में पूछा और अपने मन की तसल्ली के लिए उसको देखने गया। उसको देखते ही अमिश भौचक्का रह गया। अरे ये तो मेरी विद्या है। विद्या अभी भी बेहोशी की हालत में थी, उसके सर पर काफी चोट लगी थी, उसके हाथ और पैर में भी फ्रैक्चर था। विद्या की ऐसी हालत देखकर अमिश की आंखों में आंसू आ गए। विद्या के सर पर हाथ रखकर, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, ऐसे ही बिना मिले कुछ नहीं हो सकता तुमको। उसके बाद अमिश वार्ड से निकलकर डॉक्टर से मिलता है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करिए, ये मेरी दोस्त है और मुझे हर एक्टिविटी की अपडेट चाहिए। वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर अमिश को तसल्ली देते हुए, सर आप परेशान ना हो, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, सर बेहतर ट्रीटमेंट ही दिए जा रहे हैं जिससे इनको जल्दी होश आ जाए। अमिश बहुत परेशान होता है। हॉस्पिटल से सीधा अपने आवास पर पहुंचता है, ठंडे पानी से अपना मुंह धोता है। अमिश की आंखें रोने की वजह से लाल पड़ चुकी थीं। वह बार बार अपनी आंखों पर ठंडा पानी डालता है। आज कितने दिन के बाद तुम मिली हो विद्या, वह भी इस हाल में। सोच सोच कर ही वो अपनी हालत खराब कर रहा था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, तो उसने सोचा हार्ड कॉफी पी लूं, शायद आराम मिल जाएगा। कॉफी पीने के लिए वह किचन में गया। अमिश को सिर्फ ब्लैक कॉफी बनानी आती थी। उसने कॉफी बनाकर पी और सीधा अपने ऑफिस निकल गया। रात के लगभग 8 बज चुके थे। मधुलिका अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर के लिए निकलती है। वो खाना पैक करवाते हुए लेकर आती है।
क्योंकि आज वह भी बहुत थकी हुई थी और घर जाकर खाना बनाना और ज्यादा थकान भरा हो जाता। मधुलिका आवास पर पहुंचती है। बाहर उसे अमिश का ड्राइवर मिल जाता है। मधुलिका उससे पूछते हुए, क्या हुआ भैया, आप घर पर नहीं गए? इस टाइम तो आप अपने घर चले जाते हैं। ड्राइवर, जी मैडम जी, मगर साहब को थोड़ा काम था और हॉस्पिटल भी गए थे। मधुलिका, हॉस्पिटल गए थे, क्या हो गया? ड्राइवर, अरे आप परेशान मत होइए, कल जो हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें जो लेडी है वह साहब की कोई दोस्त है, इसीलिए तो आज साहब 2 बार हॉस्पिटल गए थे, एक बार सुबह और एक बार अभी लौटे हैं। मधुलिका हैरान होते हुए, अच्छा क्या नाम है उनका? ड्राइवर, अब हमको नाम तो नहीं पता मैडम जी, मगर क्या साहब ने आपको बताया नहीं? हमें लगा आपको पता होगा। मधुलिका, अरे बह मैं बिजी थी ना, आज काम ज्यादा था, शायद इसीलिए नहीं बताया होगा। अच्छा ठीक है, आप अपने घर जाइए, अब मैं आ गई हूँ, कोई इमरजेंसी होगी तो फिर बुलाया जाएगा। मधुलिका घर के अंदर घुसती है। बहुत सन्नाटा सा था, अमिश दिख नहीं रहे थे। मधुलिका ने सोचा कि शायद अपने कमरे में होंगे। सोचकर अपने कमरे में जाकर चेंज करती है और खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अमिश के कमरे में जाकर देखती है, मगर वह वहाँ नहीं होता है। साइड टेबल पर अल्कोहल की बोतल, सिगरेट का बॉक्स और काफी सारी जली हुई सिगरेट के टुकड़े फर्श पर पड़े थे। मधुलिका ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वह अमिश को हर कमरे में देखती है, मगर कहीं नहीं मिलता। अंत में परेशान होकर टेरेस पर जाती है। देखती है अमिश के एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में कांच का गिलास होता है। मधुलिका समझ जाती है अमिश ने ड्रिंक की है और कर रहे हैं अभी भी। वो अमिश के करीब जाकर, क्या हुआ, आप टेरेस पर क्या कर रहे हैं? अमिश मधुलिका की ओर मुड़ा। मधु चली जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। मधुलिका, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपको लेने आई हूँ। डिनर कर लीजिए चलकर। अमिश, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मधुलिका अमिश का हाथ पकड़कर, भूख कैसे नहीं है, खाना खाइए, और मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। जबरदस्ती अमिश को नीचे लेकर आती है और नीचे आकर अमिश डाइनिंग हॉल में ना बैठकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। मधुलिका भी खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है। अमिश गुस्साते हुए, तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मधुलिका, अच्छा, अल्कोहल और सिगरेट की भूख है, खाना ही नहीं खाना है? मधुलिका जबरदस्ती एक निवाला अमिश के मुंह में रखती है। तभी उसकी नजर अमिश की लाल आंखों पर पड़ी। मधुलिका हैरान होकर, क्या हुआ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? अमिश कोई जवाब नहीं देता है, चुपचाप बैठा बस खाना खा रहा था। वो ये जानता था बिना पूरा खाना खाए हिलने भी नहीं देगी। खाना खत्म करने के बाद मधुलिका अमिश से फिर पूछती है, बताइए ना, आंखों में क्या हुआ है? अमिश फिर भी कोई जवाब नहीं देता। मधुलिका, ठीक है मत बताइए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। वैसे भी मैं होती कौन हूँ पूछने वाली? मधुलिका जानबूझकर ऐसे कहती है और उठकर चली जाती है। चली तो आती है, मगर उसे चैन भी नहीं पड़ रहा। इनकी आंखें लाल क्यों हैं और 2 बार हॉस्पिटल गए? आखिर वह दोस्त कौन है, मुझे बताया भी नहीं। यही सब सोच सोच कर मधुलिका परेशान हो रही थी। सोचा एक बार कमरे में चली जाऊं, पूछूं, मगर वह जवाब भी तो नहीं दे रहे हैं। फिर मधुलिका कॉफी बनाकर लेकर अमिश के कमरे में ले जाती है। अमिश अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। साइड टेबल पर अल्कोहल की बोतल का ढक्कन खुला हुआ था और ग्लास में थोड़ी सी ड्रिंक बची हुई थी। मधुलिका समझ गई थी फिर ड्रिंक की है। खैर, मधुलिका ने कॉफी रखकर अमिश के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो देखा कि अमिश रो रहे थे। मधुलिका बहुत परेशान हो गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या हुआ है? मधुलिका ने जैसे ही अमिश से पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं, क्यों परेशान हैं? अमिश तुरंत उठकर मधुलिका के गले से लग गया और उसे कसकर पकड़ लिया। मधुलिका ने भी अमिश को हटाना सही नहीं समझा। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अमिश खुद से अलग होकर, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, उसको जरा सा भी चोट लगती है तो अपने सर पर पूरा घर उठा लेती थी, उस पर जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। मधुलिका, कौन, किसको दर्द बर्दाश्त नहीं होता है? आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमिश, वही जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसका मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ। मधुलिका, वह मतलब विद्या? अमिश, हाँ, तुम्हें पता है कल जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो कार थी ना, वह विद्या की ही है। उसे अभी तक होश नहीं आया है। ये सुनकर मधुलिका को भी अच्छा नहीं लगता कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और हालत बहुत खराब है, मगर अमिश की हालत देखकर उसे और ज्यादा बुरा लग रहा था।
आज मधुलिका को समझ में आ गया था कि अमित सच में उससे कितना प्यार करते हैं। अमित को समझाते हुए, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, आप आराम करो। अमित को लिटाकर मधुलिका अपने कमरे में जाने के लिए खड़ी हुई कि अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहीं रुक जाओ ना प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम साथ होती हो तो अच्छा फील होता है। मधुलिका ये सुनकर बेड पर बैठ गई। अमित ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मधुलिका का दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। अमित को इस हालत में देखकर और विद्या के आने पर खुद को अनसिक्योर महसूस कर रही थी। अब क्या होगा? वो अमित के बालों में हाथ फिराने लगी। अमित ने ड्रिंक बहुत ज्यादा की थी, उसे बहुत ज्यादा होश नहीं था, मगर फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश में था, मगर बहुत कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऐसे ही थोड़ी देर मधुलिका उसके बालों में हाथ फिराते रहने से उसे नींद आ गई थी, मगर मधुलिका को नींद कहाँ थी। वो अमित के पास ही लेट गई। उसने अमित से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। काश आप यूं ही सारी जिंदगी मेरा हाथ पकड़े रहो, मगर ये संभव नहीं है, शायद मेरी किस्मत को मंजूर नहीं। मधुलिका बहुत सोच विचार में थी, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मधुलिका को भी थकान की वजह से नींद आने लगी थी। मधुलिका भी सो ही गई थी। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो देखा अमित ने उससे किस किया था। वो जानती थी कि अमित होशो हवास में ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। अमित ने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की, मगर मधुलिका ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो तो अमित से बहुत प्यार करती थी। जो कुछ हो रहा था ये उसका अधिकार था, मगर अमित तो किसी और को देना चाहते हैं। मधुलिका ने भी ये सब सोचकर अमित को कसकर हक कर लिया। आखिर आपकी पत्नी हूं मैं, अधिकार तो है ही मेरा, आप दें या ना दें। सुबह मधुलिका जल्दी से उठकर घर की साफ सफाई कर देती है और नहाकर पूजा करने के बाद सीधा किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। इधर अमित की आंख खुली तो उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, सही से उठ भी नहीं पा रहा था। खैर उठा जैसे तैसे, उसके हाथ में कुछ चुभा। चादर हटाकर देखा तो मधुलिका की चूड़ी का टुकड़ा टूटा हुआ था। पूरे बेड से चादर हटाई और टुकड़े थे। अमित ने खुद को देखा तो ओ नो, मेरे कपड़े, कल रात मधु मेरे साथ थी, मतलब मैंने मधु के साथ। ओ सिट, ये क्या हो गया? अमित ने जल्दी से कपड़े पहने और मधुलिका को ढूंढते हुए किचन में पहुंच गया। मधुलिका के पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था। मधुलिका ने लाइट येलो साड़ी पहनी थी, बालों में टॉवल लपेटा था, मतलब बाल धुले थे। मधुलिका कुछ लेने के लिए पलटी। अमित को देखकर मुस्कुराते हुए, अरे उठ गए आप, गुड मॉर्निंग, रुकिए आपके पीने का पानी गर्म कर देती हूँ, या फिर चाय ही पियेंगे आप? अमित, मधु वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मधुलिका, कहना सुनना बाद में, फ्रेश हो लीजिए, नहाकर जल्दी से आइए, नाश्ता रेडी है। मधुलिका किचन से निकलकर अपने कमरे में जाकर बाल सुखाने लगती है। थोड़ी देर बाद अमित नहाकर नाश्ते के लिए आता है, मगर उससे आज नाश्ता नहीं किया जा रहा था। मधुलिका नाश्ता करते करते अखबार पढ़ रही थी। अमित मधुलिका से, आज तुम ऑफिस नहीं गई? मधुलिका मुस्कुराते हुए, संडे को ऑफिस कौन जाता है? अमित, ओह सॉरी, मुझे याद कैसे नहीं रहा। मधु तुमसे कुछ कहना है। मधुलिका, जी कहिए। अमित, मधु वो कल रात। मधुलिका, क्या कल रात? कल रात आपने बहुत ड्रिंक की थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप ड्रिंक करते हैं। बनावटी गुस्सा करते हुए अमित, सॉरी, अब कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, मगर कल रात जो भी हुआ। मधुलिका, क्या जो भी? आपको पता है आप खाना नहीं खा रहे थे, जबरदस्ती खिलाया मैंने आपको। अमित, हाँ, मगर मैंने कल रात। मधुलिका, कल रात आपने कुछ ज्यादा ही सिगरेट पी ली थी, पूरा बॉक्स खत्म कर दिया, पता है ना कितना नुकसान करता है ये सब, लेकिन आपको क्या? मधुलिका उठकर जाने लगती है तो अमित उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। मधु, तुम मुझे मेरी बात क्यों पूरी नहीं करने दे रही? मैं तुमसे कल रात जो हुआ उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी। मधुलिका को ये सुनकर तकलीफ तो बहुत हो रही थी, मगर फिर भी होठों पर मुस्कान लाते हुए, मुझे उस बात से कोई शिकायत नहीं है, आप भी भूल जाइए जो कुछ भी हुआ था। मैं आपको बताना ही भूल गई थी, आपके फोन पर सिटी हॉस्पिटल से कॉल आया था, विद्या को होश आ गया है। ये सुनकर अमित मधुलिका का हाथ छोड़ देता है। मधुलिका उससे कहती है, जल्दी से रेडी हो जाइए, हम सिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर दोनों विद्या के रूम में पहुंचते हैं। अमित विद्या के पास जाकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर, कैसी हो विद्या? विद्या आंखें खोलकर
अमिश को देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं अच्छी हूँ, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। तुम यहाँ कैसे? अमिश, मैं यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट पर हूँ। मधुलिका तभी कुछ जूस और फल लेकर आती है। मधुलिका को देखकर विद्या अमिश से पूछती है, ये कौन है? अमिश कुछ कहता इससे पहले ही मधुलिका, हेलो विद्या, मैं मधुलिका, मधुलिका त्रिपाठी। अमिश जी के फादर और मेरे फादर दोस्त हैं और मैं भी यहीं पोस्टेड हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था, इसीलिए मैं भी चली आई। अमिश मधुलिका की ओर एकटक देख रहा था। तभी मधुलिका ने विद्या से नजर बचाते हुए अमिश को चुप रहने का इशारा किया। मधुलिका विद्या को जूस देते हुए, ये लो, तुमको भूख लग रही होगी। अमिश विद्या को पूछते हुए, तुम गाजीपुर कैसे आ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विद्या, दरअसल अमिश, मैं यहाँ गाजीपुर में टीचर हूँ। अमिश, तुम भी गाजीपुर में ही थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम मुझे मिली ही नहीं। विद्या कहते हुए अमिश की आंखें नम हो गईं। मधुलिका ने माहौल संभालते हुए, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कोई जानकारी नहीं होगी, बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम्हारा फोन भी डैमेज हो चुका था, कैसे भी कांटेक्ट हो जाता तो। अपने हस्बैंड का नंबर बताओ। विद्या, अमिश, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। फैमिली से तो मैंने शादी के बाद ही सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे और मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स केस चल रहा है। मधुलिका हैरान होते हुए, मगर क्यों? विद्या, अमिश, तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। शुरू में मैं अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, वो भी मुझ पर बात बात में गुस्सा करते थे। हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, मगर एक बार मेरा मिसकैरेज होने पर उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया था। उनके मना करने के बाद भी मैंने ड्राइविंग की और अपना एक्सीडेंट कर बैठी। ये सारी बातें सुनकर अमिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बदल रहे थे। विद्या का हाथ कस के अपने हाथों में पकड़ लिया था। ये देखकर मधुलिका को बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था, मगर कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। मधुलिका बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल आई। एक साइड में जाकर खूब रोने लगी। अमिश मधुलिका को जाता देख उसके पीछे आ गया था। वो मधुलिका को रोता देख समझ चुका था कि उसको मेरा विद्या के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा। वो बिना कुछ बोले वापस चला गया। तभी डॉक्टर से विद्या की हेल्थ के बारे में पूछा कि विद्या को आराम कब तक मिल जाएगा और वह घर कब तक जा सकती है। डॉक्टर, सर, अभी 3-4 दिन तक तो रखना ही पड़ेगा, उसके बाद घर जा पाएंगी और उनके ड्राइवर की हालत में सुधार है, उनको 1-2 दिन में छुट्टी कर देंगे। मधुलिका अमिश को फोन करके बाहर बुलाती है। मैं घर जा रही हूँ, आप आराम से आइएगा, अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। अमिश मधुलिका की बातें सुनकर हैरान था। मधु, तुम जानती हो ना, प्रोटोकॉल के तहत मैं यहाँ नहीं रुक सकता। कुछ देर की बात अलग है, तुम मेरे साथ ही चलो ना। मधुलिका, नहीं, मैं जा रही हूँ, वरना विद्या को कुछ शक हो जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में। मैं नहीं चाहती उसको बुरा लगे, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कहकर मधुलिका हॉस्पिटल से बाहर आकर ऑटो लेकर आवास के लिए निकल जाती है। अमिश उसे जाते देखता ही रह जाता है। मधुलिका घर पहुंचकर बहुत रोती है। विद्या के आ जाने से अमिश तो पूरे ही उसके हो गए हैं। बस मैं कुछ दिन ही उनके साथ रह पाऊंगी। मधुलिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मोहिनी को कॉल लगाया, मगर मोहिनी का फोन उठा नहीं। मधुलिका जैसे ही फोन रखती है, तभी अमिश की माँ का कॉल आ जाता है। माँ, कैसी हो मधुलिका? तुमने तो फोन ही नहीं किया, इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो कि अपनी सास को ही भूल गई। मधुलिका, नहीं माँ, वह आजकल माँ काम ज्यादा हो जाता है ना, अपनी ड्यूटी करने के बाद घर में आकर ड्यूटी करनी पड़ती है। सारे सर्वेंट छुट्टी पर गए हुए हैं। माँ, अच्छा तो ये बात है। बेटा, आप दोनों दिवाली पर घर आ जाते, क्योंकि आपकी पहली दिवाली है ना। मधुलिका, माँ, मुश्किल है घर आ पाएंगे, मगर कोशिश करूंगी मैं आ जाऊं। अमिश जी का नहीं कह सकती आ पाएंगे या नहीं। माँ, अच्छा, बीबी हो उसकी, हाथ पकड़कर जहाँ ले जाना चाहो चल देगा। मधुलिका उदास होकर, ऐसा नहीं है माँ। माँ, मतलब कुछ बात हो गई है क्या? मधुलिका, अरे नहीं माँ, वो अब इतने बड़े अफसर हैं और जिम्मेदारी बहुत है ना, इसीलिए बोला मैंने। माँ, कोई नहीं, तुम आ जाना। चलो अच्छा, फोन रखती हूँ। उनका कॉल कट भी नहीं पाता है। तभी मोहिनी को कॉल आने लगता है। मोहिनी, सॉरी यार, मैंने तेरा फोन देख नहीं पाया, बिजी थी। मधुलिका, कोई बात नहीं। मोहिनी, क्या बात है, तू बड़ी परेशान परेशान सी लग रही है। मधुलिका रोने लगती है और मोहिनी को विद्या के एक्सीडेंट से लेकर आज तक का सारा घटनाक्रम बताती है। मोहिनी, देख, तू परेशान मत हो, अगर ऐसे हारेगी तो कभी जंग नहीं जीत सकती है। विद्या का डिवोर्स अभी नहीं हुआ है,
तब तक हम उसके हस्बैंड को ढूंढकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। तुम एक काम करो, मुझे विद्या की फोटो भेजो। मधुलिका, उससे क्या होगा? मोहिनी, होगा क्या, हो सकता है मैं उसे जानती हूँ या फिर उसकी फोटो से कुछ भी ढूंढने में मदद मिले। मधुलिका, तुम टेंशन मत लो, भगवान सब बहुत अच्छा करेंगे। तुम्हारी लाइफ से विद्या नाम का कांटा निकाल कर रहेंगे हम सब। मधुलिका मोहिनी की बात कर ही रही होती है कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। मधुलिका, मोहिनी, मुझे लगता है ये आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मधुलिका कॉल कट करके सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अमिश मधुलिका को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचता है। मुझे, तुम यहाँ हो? सॉरी। मधुलिका, सॉरी किस लिए बोल रहे हैं? अमिश, तुम मुझे विद्या के साथ देखकर। मधुलिका, मुझे बुरा नहीं लग रहा, आपने तो ये पहले ही क्लियर कर दिया था ना कि विद्या के आने के बाद हम अलग हो जाएंगे और डिवोर्स ले लेंगे। आप विद्या के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। वैसे भी उसका भी तो डिवोर्स होने वाला है। इधर मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, उधर उसका हस्बैंड। आप दोनों की मंजिलें तो क्लियर हैं ना। भगवान भी आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ये सारी बातें मधुलिका कह तो रही थी, मगर उसके दिल में बहुत दर्द था जिसे बयान भी नहीं किया जा सकता। अमित समझ सकता था, मगर विद्या के प्यार के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। मधुलिका कमरे से बाहर जाने लगी। अमित उसे रोकते हुए, कहाँ जा रही हो? मधुलिका, भूख नहीं लगी है क्या? बातों से ही पेट भर जाएगा, लंच का टाइम हो चुका है। इतना कहकर किचन में चल दी। लंच रेडी है, आकर कर लीजिए। अमित आकर लंच करने लगता है। मधुलिका भी लंच करते हुए, मुझे आपसे कुछ बताना है। अमित, क्या बताना चाहती हो? मधुलिका, मैं घर जा रही हूँ। आई मीन आपके घर। माँ का कॉल आया था, पहली दिवाली का पूजन करवाना है उन्हें मुझसे। अमित, मधु, तुम भी माँ की बातों में आ गई। क्या जरूरत है ये सब करने की? और चली जाओगी तो फिर मेरे लिए नाश्ता कौन तैयार करेगा? मधुलिका अपनी दोनों भवों को ऊपर चढ़ाते हुए अमिश को देखकर कहती है, अच्छा तो मैं यहाँ खाना बनाने के लिए हूँ? आपको मैं खाना बनाने वाली लगती हूँ? अपने खाने का इंतजाम कर लीजिएगा, मैं घर जा रही हूँ। और वैसे भी मैं माँ का दिल नहीं तोड़ सकती, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता। वैसे भी विद्या तो आने वाली ही है, वह बना लेती होगी ना बहुत अच्छा खाना, बनेगी आदर्श बीबी और आदर्श बहू। अमित अबाक होकर मधुलिका को देख रहा होता है। ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मधुलिका, मुझे क्या हो गया? मेड हूं ना मैं, आपकी सर्वेंट हूं ना। मैं कल घर जा रही हूँ, अपने खाने का इंतजाम कर लेना, चाहे खुद बनाना। दिवाली के बाद लता और दामोदर वापस आ जाएंगे, सिर्फ तभी तक करना है। इतना करने के बाद मधुलिका उठकर चली जाती है। अमिश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मधुलिका ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही थी। मधुलिका अपने कमरे में जाकर बहुत उदास होकर बैठ जाती है। मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी, मैं जानती हूँ मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो बस विद्या की पड़ी है। मैं आपकी जिंदगी में कांटा हूँ ना, वापस जा रही हूँ, अब आपकी जिंदगी में आऊंगी नहीं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। समझते क्या है अपने आप को? देख लेना, 4 दिन में ये विद्या छोड़कर भाग जाएगी, लेकिन मुझे क्या, वो तो आपका पहला प्यार है ना। मधुलिका ये सब सोच रही होती है कि तभी उसका फोन बज उठता है। फोन उठाकर देखती है तो मधुलिका की मम्मी का फोन था। मधुलिका ने कॉल पिक नहीं की। थोड़ी देर में फिर से फोन आने लगा। मधुलिका ने कॉल कट करके फोन साइलेंट मोड पर करके रख दिया। कुछ ही टाइम बाद अमिश अपना फोन लेकर मधुलिका के पास आकर, मधु, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम्हारी मम्मी कितना परेशान है। मधुलिका कोई जवाब नहीं देती तो अमिश उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है तो मधुलिका रो रही है। मधुलिका बिना कुछ बोले अमिश से फोन लेकर बात करने लगती है। मम्मी, बेटा क्या हुआ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मधुलिका, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही बिजी थी थोड़ा। मम्मी, क्या हुआ तुम्हारी आवाज को, रो रही हो? मधुलिका, नहीं मम्मी, बस गला खराब हो गया है। मम्मी, ध्यान रखा करो। अच्छा तुम आ रही हो क्या? दिवाली पर ससुराल जाओगी तो फिर यहाँ आओगी क्या? मधुलिका, हाँ मम्मी, इस बार एक लंबी छुट्टी बिताऊंगी आपके और पापा के साथ। मम्मी, कल सीधा घर आकर बात करेंगे, मुझे कुछ काम है।
अमिश को फोन देकर मधुलिका कमरे से बाहर चली जाती है। अमिश उसके पास जाता ही है कि तभी हॉस्पिटल से उसे फोन आता है। विद्या ने उसे बुलाया था। अमिश तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मधुलिका अपने सामान की पैकिंग करने लगती है। अमिश देर रात से घर वापस आता है। तब तक मधुलिका सो चुकी होती है। अगली सुबह अमिश जब सोकर उठता है, मधुलिका को घर में नहीं पाता। जब उसे कॉल करने के लिए फोन उठाता है तो उसमें मधुलिका के मैसेज पड़े होते हैं। मैं घर जा रही हूँ, मेरी ट्रेन 6:30 की है और मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है, कर लेना आप। अमिश टाइम पर नजर डालता है तो 8 बज रहे होते हैं। ओ, अब तो मधुलिका काफी आगे निकल गई होगी। जब वो मधुलिका को फोन करता है मगर उसका फोन लगता नहीं है। कुछ घंटों बाद मधुलिका अपने घर पहुंच जाती है। उसे आया देख उसकी मम्मी कहती हैं, बेटा तुम यहाँ आई? मधुलिका, क्यों, यहाँ नहीं आ सकती क्या? मम्मी, अरे नहीं, हमको लगा अपने ससुराल से यहाँ आओगी। मधुलिका, मम्मी आप भी हद करती हो, इतना सामान लेकर वहाँ जाऊंगी, यहाँ रुकूंगी, उसके बाद वहाँ जाऊंगी, उसके बाद फिर यहाँ रुक कर चली जाऊंगी। पापा, बातें ही करेंगे, वह इतनी दूर से सफर करके आई है, नाश्ता वगैरह करवाइए, आराम करने दीजिए, उसके बाद बातें करना। मधुलिका अपनी भाभी से कहती है, भाभी भाभी एक बढ़िया सी चाय मेरे स्टाइल बनाओ, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। 3 दिन बाद, पापा जल्दी करिए, आपसे कहा था सुबह जल्दी मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा, आपने भी देर कर दी। खैर 1.5 घंटे बाद मधुलिका अपने ससुराल में होती है। घर में काफी चहल पहल होती है। शेफाली सामने से आकर हंसते हुए, अरे भाभी, आपने तो हमें आपकी खातिरदारी करने का मौका ही नहीं दिया, थोड़ा तो टाइम बिता लेती अपनी इस ननद के साथ। मधुलिका शेफाली से गले मिलकर, आप कब आई? शेफाली, भाभी हम आए नहीं बल्कि जबरदस्ती लाए गए हैं। मधुलिका मुस्कुराते हुए, मतलब? शेफाली, मतलब ये, अब हमको घर में कोई रहने नहीं देना चाहता है। दिवाली के 3 दिन बाद ही हमारे रोके की रस्म है। मधुलिका, अरे वाह, बधाई हो। शेफाली बुरा सा मुंह बनाते हुए, क्या भाभी, 1 महीने बाद ही शादी है। मधुलिका शेफाली को फिर से हक करते हुए, ये तो और खुशी की बात है। शेफाली की मम्मी यानी अमिश की मम्मी उन दोनों को बातें करते देखकर उनके पास आकर, अगर भाभी की बातें खत्म हो गई हों तो काम कर लिया जाए। मधुलिका और शेफाली दोनों अपने काम में जुट जाती हैं। 2 दिन बाद घर में सब जल्दी उठ गए थे। बहुत सारा काम था घर का, डेकोरेशन से लेकर रंगोली बनाना, कुछ स्पेशल प्रसाद जो हर बार अमिश की माँ बनाती थी, इस बार मधुलिका को बनाना है। और भी बहुत सारे काम होते हैं दिवाली पर। शाम हुई, सब तैयार होकर पूजा घर में पहुंच गए थे। अमिश की माँ मधुलिका से, पूजा तुम्हें ही करनी है बेटा, इस बार ही क्या हर बार? मधुलिका सोचते हुए, इस बार तो हूँ माँ, मगर अगली बार पूजा मैं कहाँ, विद्या होगी यहाँ। शेफाली, भाभी बस 5 मिनट में मुहूर्त शुरू हो जाएगा, तभी पूजा घर के बाहर आकर कोई कहता है, गैस मेरे बिना ही पूजा हो जाएगी इस बार। सब बाहर देखते हैं तो अमिश खड़ा मुस्कुरा रहा था। शेफाली, भाई आप आ रहे थे तो बताया क्यों नहीं? अमिश, पगली, दुनिया में सरप्राइज नाम की कोई चीज भी होती है, बस 10 मिनट रुको, नहा कर आता हूँ। मधुलिका हैरान थी, कैसे आ गए, विद्या से फुर्सत कैसे मिल गई इनको। अमिश नहाकर तैयार होकर आता है, रेड कुर्ते के साथ गोल्डन धोती। मधुलिका उसे ट्रेडिशनल कपड़ों में देखकर हैरान थी, उसने पहली बार जो देखा था। शेफाली मधुलिका को ही देख रही थी, छेड़ते हुए, भाभी भाई हैंडसम लग रहे हैं ना, वो हर बार पूजा में धोती कुर्ता ही पहनते हैं। भाभी फिलहाल भाई के साथ पूजा करिए, फिर बाद में जी भर के देख लेना। शेफाली की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। पूजा खत्म होने के बाद अमिश और मधुलिका बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मृत्युंजय अवस्थी सदा खुश रहो। हमारी तो इच्छा है कि अगली दिवाली हमारे घर साक्षात नन्ही सी लक्ष्मी जी पधारे। ये सुनकर मधुलिका अमिश एक दूसरे को देखने लगते हैं। अमिश बात आगे ना बढ़े, इसलिए पापा मैं आता हूँ। मृत्युंजय अवस्थी, सुनो, साथ में बहू को भी लेते जाओ, अकेले क्यों जाओगे? मधुलिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। वो बिना सवाल किए अमिश के साथ गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर काफी स्पीड से गाड़ी चला रहा था और थोड़ी ही देर में एक जगह गाड़ी रुकी। अमिश गाड़ी से उतरकर वहां गया। बहुत सारे बच्चे थे और औरतें आदमी भी थे। मधुलिका भी उतरकर वहां पहुंची तो समझ आया कि वो फैक्ट्री में और भी बाकी दिहाड़ी मजदूरों की बस्ती थी। अमिश ने ड्राइवर से सामान लाने को कहा। अमिश ने उन सबको मिठाई दी, बच्चों को पटाखे दिए और लिफाफे थे
जिसमें रुपए थे वो सबको मधुलिका को देने को कहा। एक बुजुर्ग ने अमित से पूछा, ये आपकी पत्नी है क्या बेटा? अमित, जी दादा, ये मेरी पत्नी ही है। वो बुजुर्ग बहुत सारे आशीर्वाद दोनों को देते हैं। अमित और मधुलिका बच्चों के साथ पटाखे जलाते हैं, वहाँ मिठाई भी खाते हैं। बहुत देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों घर वापस लौट आते हैं। मधुलिका बहुत खुश थी। आज अमित का ये रूप भी देख लिया। सच में आप कितने अच्छे हो अमित जी, मधुलिका खुद से ही बातें करते हुए कहती है। तभी अमित कमरे में घुसते हुए, तुमने कुछ कहा मधु? मधुलिका एकदम सक पका जाती है। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताइए, अब विद्या कैसी है? अमित, अच्छी है, रिकवर कर रही है। सोच रहा हूँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसके रहने का कहीं इंतजाम कर दूं। मधुलिका, कहीं क्यों, अपने आवास पर रख लीजिए, सामने होंगे तो देखभाल अच्छे से हो जाएगी। अमित मधुलिका के चेहरे की ओर देखता रह जाता है। मधुलिका, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? सही तो कह रही हूँ। अमित, तुम पागल हो क्या? मेरे कुछ प्रोटोकॉल हैं, रेपुटेशन है मेरी, ऐसे ही कैसे रख लूं? सिर्फ फ्रेंड के बिहेव पे तो उसे नहीं रख सकता ना। मधुलिका, तो मैं नहीं रहती क्या वहाँ? अमित, तुम्हारी बात अलग है, तुम वाइफ हो मेरी। मधुलिका, अच्छा तो मतलब आप मानते हैं कि मैं आपकी वाइफ हूँ? अमित, हाँ, उसमें मानना या ना मानना क्या, ऑफिशियली अनऑफिशियली वाइफ तो हो ना तुम मेरी। मधुलिका ये सुनकर अमित के बिल्कुल नजदीक आकर अपने दोनों हाथों से कुर्ते के दोनों साइड कॉलर पकड़कर अपने और नजदीक लाते हुए, वाइफ हूँ अगर अपना अधिकार मांगू तो। अमित हक्का बक्का था मधुलिका की बात सुनकर, मगर कुछ बोल नहीं पाया। मधुलिका, मैंने क्या गलती की है ऐसी जिससे आपके साथ नहीं रह सकती? सिर्फ यही कि आपका पहला प्यार नहीं हूँ मैं, सिर्फ आपकी वाइफ हूँ, वो भी नाम की। मधुलिका की आंखों में आंसू आ गए। जानते हैं मैं आपसे आगे बोलती कि तभी शेफाली धड़धड़ाते हुए कमरे में आ जाती है। हेलो रोमियो जूलियट, डिनर नहीं करना क्या? मधुलिका तुरंत ही अमित से अलग हो जाती है, अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। अमित कमरे से बाहर निकल जाता है। शेफाली मधुलिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। भाभी क्या हुआ, कुछ बात है क्या? मधुलिका, नहीं शेफाली, कोई बात नहीं है। शेफाली, ओके चलिए डिनर कर लीजिए, सब कर चुके हैं, आप देर से आए हैं दोनों तो। मधुलिका, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ शेफाली, मैं सोने जा रही। शेफाली, भाभी क्या बात हो गई, बताओ ना प्लीज। मधुलिका, हमारे आपस की बात है, आपकी शादी हो जाएगी तब समझ आएगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती। आप जाइए, हमको भूख नहीं है। मधुलिका का मूड खराब देखकर शेफाली ज्यादा बहस न करके कमरे से चली जाती है। मधुलिका कपड़े चेंज करने के बाद बिस्तर पर आकर लेट जाती है। सुबह जल्दी ही मधुलिका उठ जाती है। देखा तो अमित सोफे पर सो रहा था। मधुलिका उसे जगाकर, आप सोफे पर क्यों सोए हैं, बेड पर लेट जाइए, वरना कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। अमित बिना कुछ बोले बेड पर जाकर लेट जाता है। मधुलिका और मामी जी मिलकर सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही होती हैं, क्योंकि आज शेफाली के एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करने भी जाना था। सब नाश्ता करने के बाद शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे। सारा दिन शॉपिंग में लग गया था, सब बहुत थक गए थे। मधुलिका, माँ जी हम सब लोग बहुत थक गए हैं, अगर आप कहें तो खाना पैक करवाते चलें, वरना घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। सुधा जी, हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात कह रही है, मैं भी यही कहने वाली थी। ड्राइवर को बोलकर लगभग सबकी पसंद का खाना पैक करवा लिया। घर पहुंचकर देखती है तो अमित, उसके फादर और जय भैया यानी शेफाली के भाई किचन में थे। शेफाली दौड़कर किचन में जाती है। ये क्या जय भाई, आप कब आए और भाभी कहाँ हैं? जय, अभी आया हूँ, और निशा बेटू को रूम में सुलाने गई है। जय आकर मामी जी और अपनी बुआ के पैर छूता है। मृत्युंजय अवस्थी, अरे सुधा देखो, मैंने और अमित ने मिलकर पनीर पकौड़े बनाए हैं, हमने सोचा आप लोग शॉपिंग करके थकी हुई वापस लौटी हैं। सुधा जी, आप लोग वापस कब आए? मृत्युंजय अवस्थी, अरे हम आपकी तरह थोड़ी ना हैं, घंटों शॉपिंग में लगाने वाले, मर्दों के काम थोड़े अलग और जल्दी होते हैं। सुधा जी टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ जानते हैं, इतना सब कर रहे हैं तो खाना भी सर्व कर दीजिए, हम पैक करवा कर लाए हैं। खाना खाने के बाद शॉपिंग की गई सारी चीजों को अलग अलग सेट करके रख दिया गया था। जय और निशा से बातें होती रहती हैं, फिर एंगेजमेंट को लेकर डिस्कशन चलता रहता है। मामी जी सबसे कहती हैं, ऐसा है आप सबको सोना नहीं है क्या, इतनी रात हो गई है, बातें कर रहे हो, आप सबको याद है कल भाई दूज भी है। सुधा जी, हाँ मिस,
सुनो, मधुलिका को कल तुम लेकर चले जाना और त्रिपाठी जी को शेफाली की एंगेजमेंट का इनविटेशन भी देते आना। जय निशा को लेकर उसके मायके चला जाएगा और सब कल वापस भी आ जाना, यहाँ बहुत काम है। सब सोने चले जाते हैं। मधुलिका अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद अमिश के कमरे में आने के बाद मधुलिका उसे एक पैकेट देती है। अमिश, इसमें क्या है? मधुलिका, खुद ही देख लीजिए। अमिश पैकेट खोलकर देखता है तो उसमें बहुत ही सुंदर सा ब्लू कुर्ता होता है। ये लाने की क्या जरूरत थी? ये कुर्ते वगैरह मैं सिर्फ पूजा पाठ में ही पहनता हूँ। मधुलिका, कोई बात नहीं, तो पूजा में ही पहन लेना। वैसे मैं ये शेफाली के एंगेजमेंट में पहनने के लिए लाई थी। अमिश, मैं उसके लिए कपड़े लाया हूँ। मधुलिका को सुनकर अच्छा तो नहीं लगता, मगर कह भी नहीं सकती थी। सो जाकर बेड पर लेट गई। सुनिए, सुबह जल्दी उठ जाइएगा, मेरे साथ घर चलना है। अगर मूड ना हो तो कोई बात नहीं, वैसे ड्राइवर के साथ तो जाऊंगी ही। अमिश कुछ कहने ही वाला था कि मधुलिका ने दूसरी तरफ करवट ले ली, क्योंकि उसे अमिश के जवाब पता थे। सुबह सबको जल्दी थी। शेफाली, जल्दी करो, हम सबको भी अपने घर जाना है, निशा चूड़ियां बदलते हुए कह रही थी। मधुलिका तैयार होकर हॉल में आ गई थी। शेफाली, अमिश और जय भी वहीं थे। शेफाली दोनों से पैसों को लेकर बहस कर रही थी। मैं आप दोनों से छोटी हूँ, अब शादी हो रही है तो मुझे आप दोनों एक एक महीने की सैलरी दीजिए। इसी बात का उनमें निपटारा चल रहा था। सुधा जी मधुलिका के पास आकर कुछ जेवर देते हुए, बेटा तुमने कुछ भी नहीं पहना, ठीक से अपने जेवर पहन लो, मायके जा रही हो, अच्छा थोड़े लगता है, 6 महीने ही हुए हैं तुम्हारी शादी को। अमिश ये सुनकर, माँ क्या जरूरत है ज्यादा जेवर गहनों की, कोई फंक्शन या फैशन शो में थोड़ी जा रही है मधु, और वैसे भी कितना लूटपाट का टाइम है, जान को कितना खतरा रहता है हमेशा। सुधा जी, तुम तो हो ना मधुलिका की देखभाल करने के लिए, सारी जिंदगी तुम्हें ही तो संभालना है, हिफाजत करनी है। मधुलिका, नहीं माँ जी, ये कहाँ सारी जिंदगी हिफाजत करेंगे मेरी। सुधा जी, क्यों नहीं करेगा, हमेशा करेगा, और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो ऐसे नहीं कहा जाता बेटा। मधुलिका तुरंत ही बात को संभालते हुए, नहीं माँ जी, मेरा मतलब ये है कि हम दोनों अलग अलग नौकरी करते हैं तो कहाँ इतना साथ रह पाएंगे। अमिश, बातें खत्म हो गई हों तो चलें, घर वापस भी आना है। अमिश, मधुलिका दोनों घर के लिए निकल गए। 1.5 घंटे बाद वह दोनों वहां पहुंच चुके थे। इस बीच रास्ते पर दोनों ने कोई बात नहीं की थी। अमिश को मधुलिका के साथ आया देखकर सब बहुत खुश थे, क्योंकि आज अमिश पग फेरों के बाद दूसरी बार आया था। मधुलिका घर में जाते ही, भैया कहाँ हो, जल्दी से तिलक करवा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मधुलिका की भाभी, हाँ तुम तो व्रत होगी ना, तब तक तिलक करो, मैं खाना लगा देती हूँ। मधुलिका अपने भाई को तिलक करने लगती है। उधर अमिश की आवभगत में भाभी नाश्ते पर नाश्ते लगाए जा रही थीं। मधुलिका की मम्मी वंदना त्रिपाठी, अमिश जी, मधुलिका आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करती है? वैसे वो बातें बहुत ज्यादा करती है, जब यहाँ होती थी तो मेरा तो सर दर्द करवा देती थी। अमिश हैरान था। ये बात सुनकर मधुलिका उससे तो कभी इतना ज्यादा नहीं बोलती थी, ज्यादातर चुप चुप रहती थी। नहीं आंटी जी, हम दोनों को इतना टाइम कहाँ मिल पाता है। भाभी, नंदोई जी, आंटी जी नहीं, मम्मी जी कहने की आदत डाल लीजिए। वंदना जी, अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी आदत। थोड़ी देर बाद मधुलिका और उसका भाई आकर बैठते हैं। भाभी खाना लाकर लगा देती हैं। मधुलिका, भाभी जरा मेरी वाली चाय भी ले आओ। भाभी ने चाय का कप रखते हुए, मैंने तुम्हारी चाय पहले ही तैयार कर दी थी। अमिश, पहले सुकून से खाना खा लो, उसके बाद चाय पीना। भाभी, लगता है नंदोई जी को अभी भी नहीं पता चला, मधुलिका खाने के साथ कड़क चाय पीती है। खाना खत्म करने के बाद सब बैठे बातें कर रहे होते हैं। अमिश ड्राइवर को गाड़ी से इनविटेशन कार्ड लाने को कहता है। इनविटेशन कार्ड त्रिपाठी जी को देकर, अंकल जी, ये शेफाली, मेरे मामा जी की बेटी की एंगेजमेंट है। दरअसल मामा जी नहीं है तो उसकी शादी हम लोग ही कर रहे हैं। कार्ड देकर अमिश त्रिपाठी जी के पैर छूने के लिए झुकता है। त्रिपाठी जी उसके हाथ पकड़कर, नहीं बेटा, अपने इधर दामाद ससुर के पैर नहीं छूते हैं। अमिश, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मेरे डैड के बराबर हैं। त्रिपाठी जी की आंखों में अमिश की बात सुनकर आंसू आ जाते हैं और वह उसे गले से लगा लेते हैं। वंदना जी मधुलिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा पति मिला, सच में बहुत अच्छी किस्मत पाई है मेरी बेटी ने। मधुलिका ने तिरछी नजरों से अमिश की ओर देखते हुए, हाँ मम्मी, हर किसी की किस्मत में ऐसे पति का साथ कहाँ लिखा होता है। अमिश उसकी बातों से समझ गया था कि वो उस पर ही टॉन्ट कस रही है। 5-6 घंटे रुकने के बाद दोनों
डिनर करके ही वापस घर पहुंचते हैं। इस बार में दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी। घर पहुंचकर देखते हैं तो मौसी मौसा जी, बुआ फूफा जी और उनके बच्चे सब आए हुए थे। सब आपस में बातें करने में लगे हुए थे। उन दोनों के पहुंचते ही पीछे से शशांक, जो कि अमिश की मौसी का बेटा, आ चुका था। सबसे मिलने के बाद वो मधुलिका के पास जाकर उसके पैर छूता है। वैसे तो मैं आपका देवर हूँ, लेकिन आप मुझे अपना दोस्त भी मान सकती हैं। और आई एम सॉरी भाभी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। अमिश को लगा कि शशांक उससे नाराज है, तो उसके पास जाकर, भाई को तो भूल ही गया। शशांक, भूल नहीं गया, आपसे नाराज हूँ। आपकी शादी के लिए क्या क्या सोचा था, कितने अरमान थे मेरे, मगर आपने इतनी जल्दी में शादी की, मैं आ भी नहीं पाया। अमिश, भाई मेरे, तुमको क्या, मुझे खुद पता नहीं चल पाया, इतनी जल्दी जल्दी में शादी हुई मेरी। वैसे ट्रीट बताओ कहाँ चाहिए। शेफाली पास आकर, हाँ बस शशांक भाई इतने खड़ूस हैं, बस ट्रीट की भूख रहती है, बस उसी से शांत हो जाता है। शशांक, तू तो बोल ही मत, चुड़ैल ही पूरी। बड़ा भाई अभी तक कुंवारा ही है, खुद शादी कर रही है। शेफाली बुरा सा मुंह बनाते हुए, मैं शादी कर नहीं रही, बल्कि करवाई जा रही है। मधुलिका शशांक के लिए कॉफी लेकर आती है। कोई बात नहीं शशांक, इस बार शेफाली की हो जाने दो, शादी के नेक्स्ट सीजन में आपकी करवा देंगे, तब तक लड़की ढूंढने का काम करेंगे। मृत्युंजय अवस्थी, भाई सोना नहीं है क्या, इतनी रात हो गई है, बातें करते करते, एंगेजमेंट कल ही है, सब लोग मौज मौज में बातें कर रहे हो। मृत्युंजय अवस्थी की बात सुनकर सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह से ही रिलेटिव्स का आना लगा हुआ था। कुछ लोग सीधा होटल ही पहुंचने वाले थे। एंगेजमेंट का फंक्शन दिन में ही रखा गया था, इस वजह से सब लोग जल्दी ही होटल निकल गए थे। घर में मधुलिका, शेफाली, निशा और शशांक की बचे थे। शेफाली को तैयार करने ब्यूटिशियन घर पर ही आई थी। लगभग 2 घंटे के बाद सुधा जी शशांक को फोन करके आने को कहती हैं, क्योंकि लड़के वाले आ चुके थे। यहाँ भी लगभग सब तैयार ही हो चुका था। थोड़ी देर बाद ही घर लॉक करके चारों होटल के लिए निकल पड़े थे। वहां पहुंचकर थोड़ी देर बाद शेफाली की गोद भराई की रस्म शुरू हो चुकी थी। मधुलिका और निशा खड़ी बातें कर रही थीं। तभी मधुलिका के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मधुलिका ने पलटकर पीछे देखा। अरे मोहिनी, तुम यहाँ कैसे? मोहिनी, जिसकी एंगेजमेंट है वह मेरा कजिन है, और तुम यहाँ कैसे? मधुलिका, शेफाली मेरी ननद है। मोहिनी, क्या बात है, तो हम रिलेटिव्स हो गए हैं। मोहिनी अपनी माँ और चाची से मधुलिका को मिलवाती है। वैसे तो ये मेरी सीनियर है, मगर मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। मोहिनी की मम्मी, अच्छा तो यही मधुलिका है। बेटा मोहिनी आपके बारे में बहुत बात करती है। मधुलिका मोहिनी को अपने दोनों परिवारों से मिलवाती है। मोहिनी मधुलिका को एक साइड में ले जाकर, तुम्हारा और जीजा जी का क्या चल रहा है? मधुलिका, वैसा ही चल रहा है, अब तो ठीक हो रही है, उसकी देखभाल करने के लिए रहने का इंतजाम भी वहीं करने वाले हैं। मोहिनी, ये विद्या नाम की मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। जीजा जी ने कितने दिन की छुट्टियां ली हैं? मधुलिका, 3-4 दिन की ली थी, कल शाम को वापस जा रहे हैं। मोहिनी, कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं भी परसों वापस जा रही हूँ, शादी के टाइम फिर आ जाऊंगी, तब तक तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारी छुट्टियाँ कितने दिन की हैं? मधुलिका, मैंने तो 1 महीने के लिए ली थी, शादी के लिए 3-4 दिन की और बढ़वा लूंगी। मोहिनी, एक काम करो, तुम 2-3 दिन यहाँ रुकने के बाद वापस गाजीपुर ही आ जाओ। देखो मधुलिका, तुम्हें मौका नहीं देना है विद्या को जीजा जी की लाइफ में घुसने का। दोनों बातें कर रही होती हैं कि शशांक उन्हें ढूंढते हुए आता है। अरे भाभी, आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, आपसे बातें करनी है मुझे, और एंगेजमेंट में आए हैं तो साइड में खड़े होकर बात क्यों कर रही हैं? वहां चलकर एंजॉय करिए। मधुलिका शशांक को मोहिनी से इंट्रोड्यूस कराते हुए, मोहिनी ये शशांक, अमिश जी के छोटे मौसेरे भाई, और शशांक ये मोहिनी, हम दोनों एक साथ गाजीपुर में जॉब करते हैं, और अब ये शेफाली की होने वाली ननद भी है। शशांक मोहिनी के पैर छूने के लिए झुका। मोहिनी हंसते हुए, अरे अरे, इसकी क्या जरूरत है, हम दोस्त बन सकते हैं। शशांक ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ मोहिनी की तरफ बढ़ा दिया। मधुलिका, अच्छा अब चलो, हम सब फंक्शन अटेंड करते हैं। तीनों एंगेजमेंट हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद रात तक सब घर वापस लौट आते हैं। सब लोग लड़के और लड़के वालों की तारीफ कर रहे थे। सब कुछ सकुशल हो गया, ज्यादा टेंशन नहीं हुई। बस अब 20 दिन बचे हैं शादी को, तो कैसे क्या करना है, वो बड़े लोग सब आपस में बात कर रहे थे। इधर शशांक शेफाली को परेशान किए जा रहा था। मधुलिका कपड़े चेंज करने के बाद वहीं गपशप के बीच बैठ जाती है आकर। अमिश तो पहले से ही बैठा होता है।
शशांक अपने फोन से सबको फोटोज दिखा रहा होता है। एक फोटो देखकर अमिश को कहता है, भाई आज भाभी को देखकर लगता है कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए थे। मधुलिका शशांक को देखती है तो कभी अमिश को समझ नहीं आया शशांक ने ऐसा क्यों कहा था। अमिश, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना दिमाग कम लगाया करो। शशांक फोन से फोटो दिखाता है। अमिश मधुलिका के ठीक पीछे खड़े होकर उसकी साड़ी का पल्लू हाथ से पकड़े था, जो कुछ ज्यादा लंबा था, जमीन में टच हो रहा था। एक पिक में मधुलिका अमिश की शर्ट का कॉलर ठीक कर रही थी। मधुलिका पिक देखकर, हद है, ऐसी फोटोज क्यों ली। शशांक, भाभी आपका और भाई का प्यार झलकता है, कहकर हंस दिया। अमिश झल्लाते हुए वहां से उठकर चला गया। मधुलिका भी उठकर चली गई। सब बातों में बिजी थे। मधुलिका कमरे में चली गई थी। अमिश वहां पहले से था, अपनी पैकिंग कर रहा था। उसे जाना था सुबह। मधुलिका पास आकर, मुझे बता दीजिए क्या क्या रखना है, मैं रख दूं। अमिश, देखो मधु, तुमसे पहले ही सब क्लियर कर चुका हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, बस कुछ दिनों की बात और है, सब नॉर्मल। मधुलिका झल्लाते हुए, मैंने कब आपसे अपना हक मांगा है? आपके दिल में तो कोई और बसी है। देखिए, मैं नहीं चाहती किसी को कुछ भी पता चले, मेरी नहीं आपकी ही बेइज्जती होगी, इसलिए तमाशा मत बनाइए, कहकर मधुलिका रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। शशांक ये सब देख रहा था। वो मधुलिका को टेरेस पर जाते हुए देखकर उसके पीछे पीछे चला गया। मधुलिका वहां बैठी मोहिनी से बात कर रही थी। मोहिनी, मैं अमिश जी के डिवोर्स देने का वेट नहीं करूंगी, बल्कि खुद ही दे दूंगी, उनको आजाद होकर उसके साथ रहने का मौका मिले। शशांक ये सब सुनकर हैरान था कि उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग दिखावा थी। शशांक मधुलिका के पास जाकर, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मधुलिका, मोहिनी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात करनी है। शशांक, भाभी प्लीज कुछ मत छिपाइए मुझसे, मैंने आपकी और भाई की बातें सुनी और जो आप अपनी फ्रेंड से कह रही थी वो भी। मधुलिका इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, आपके भाई किसी और से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। शशांक, किससे? मधुलिका, विद्या शुक्ला से, पुराना प्यार है वो उनका। शशांक हैरानी से, मगर भाभी उसकी तो शादी हो चुकी है, अब तो वो भाई की लाइफ से बहुत दूर है। मधुलिका शशांक को अपने फोन में हॉस्पिटल वाली फोटोज दिखाती है। वो उसी से प्यार करते हैं और मुझसे डिवोर्स लेकर उससे शादी करेंगे। उसका डिवोर्स होने वाला है तो बस कांटा मैं ही हूँ। शशांक, भाभी ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी भाभी आप हो तो बस आप ही रहोगी, भाई को बस गलतफहमी है। विद्या को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो शेफाली की दोस्त है और मैं शेफाली विद्या एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। भाभी वो वक्त के साथ बदलने वाली लड़की है, वो जानकर भाई को फंसा रही है, जिससे भाई उसके झांसे में आ जाएं और वो उनके साथ रह सके। मधुलिका, मगर शशांक, उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो कुछ प्लानिंग कर सके। शशांक, भाभी हो सकता है उसका एक्सीडेंट एक इत्तेफाक हो, मगर मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसके हस्बैंड से भी मिला हूँ। आप परेशान मत होइए, भाई आपसे प्यार करते हैं, मैंने देखा है, मगर उनकी आंखों पर पट्टी चढ़ी है धोखेबाज लड़की की। भाई उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, बस भाई को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप ही उनका असली प्यार हो। भाभी, मैं करूँगा, आपको बस मेरे प्लानिंग से चलना पड़ेगा कुछ दिनों। मैं उसके हस्बैंड का पता करता हूँ, इस टाइम कहाँ है वो। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, नीचे चलिए, बीमार पड़ जाएंगी, सो जाइए चलकर, मुझे तो नींद आ रही है। मधुलिका कमरे में आ जाती है। अमिश सो चुका था। मधुलिका बेड पर एक साइड लेट जाती है। अमिश करवट बदलकर उसकी तरफ ही आ जाता है। मधुलिका उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, प्लीज एक बार मेरे दिल में जो चल रहा है उसकी सुनिए। क्यों नहीं समझ पा रहे आप तो कलेक्टर हैं, सबकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और सॉल्व करते हैं, मेरी तकलीफ क्यों नहीं दिखाई दे रही है आपको? अगर आपका और कोई पहला प्यार है तो आप भी तो मेरा पहला और आखिरी प्यार हैं। मधुलिका ऐसे ही अमिश का हाथ अपने हाथ में लेकर सो जाती है। सुबह जल्दी ही अमिश जाग जाता है। उसका हाथ मधुलिका के हाथ में होता है। वो सोई हुई होती है। अमिश उसे देखकर, मधु तुमको क्या लगता है, मैं जानता नहीं हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर मैं अपने दिल की वजह से मजबूर हूँ। मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। जब तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें देखते ही रह जाता हूँ, मगर विद्या के सामने आने पर तुमको याद नहीं रख पाता। उसकी तकलीफें जो उसने मेरे लिए सही हैं वो भी बहुत हैं मधु। अमिश अपना हाथ धीरे से छुड़ाकर चला जाता है। कुछ घंटे बाद मधुलिका सोकर जगती है। अमिश को कमरे में ना पाकर बाहर देखने जाती है। शेफाली उसे देखकर, सुबह सुबह आपकी नजरें इतनी बेताबी से किसे तलाश कर रही हैं? मधुलिका, किसी को भी तो नहीं। शेफाली, मुझे पता है जिसको तलाश कर रही हैं, वो 5:50 पे ही चले गए।
मधुलिका घड़ी पर नजर डालती है। 7 बज रहे होते हैं। मुझे जगा देती। शेफाली, मैं तो उठाने जा रही थी मगर भाई ने ही मना कर दिया। आप थकी होंगी इसलिए सोने दिया जाए। और शशांक कहाँ हैं? वो बुआ जी को छोड़ने गए हैं, आ जाएंगे दोपहर तक वापस। मधुलिका सुनकर उदास हो जाती है मगर कर भी क्या सकती थी। वो जाकर मामी जी के साथ मिलकर घर का काम खत्म करती है। शशांक भी वापस आ चुका था। शशांक वापस आकर मधुलिका से मिलता है। भाभी, आपकी दोस्त मोहिनी सब जानती है क्या? मधुलिका, हाँ उसे सब पता है। एक काम करिए, मैं और आप और आपकी दोस्त तीनों मिलकर प्लान करते हैं और एक साथ उस पर काम करते हैं। एक काम करिए, आप गाजीपुर ही चली जाइए, मैं भी आ जाऊंगा और वहीं अपने प्लान को सक्सेस मिलेगी। आप किसी को कुछ मत कहना। मधुलिका, मगर मैंने लीव ले रखी है तो ऐसे जाऊंगी और शेफाली की शादी भी 20 दिन में ही है। शशांक, आपने किसी को बताया तो नहीं है कि लीव कब तक है? और अगर बता भी दिया है तो कोई नहीं, भाई अकेले हैं वहाँ और आप चली जाओगी तो कोई रोकेगा थोड़ी। एक काम करिए, आप चली जाइए, मैं तब तक विद्या के हस्बैंड का पता करता हूँ और सब सेटल हो जाएगा, मैं लास्ट में आऊँगा। 2 दिन बाद मधुलिका गाजीपुर पहुँच जाती है। अमिश उसे देखकर, तुम यहाँ? मधुलिका, क्यों, आ नहीं सकती क्या? अमिश, ऐसा नहीं है मगर तुम बिना इन्फॉर्म किए आ गई तभी लगा कि। मधुलिका, क्या लगा? एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक यहाँ रह सकती हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ। अमिश, हद है यार, मैं कुछ कह नहीं रहा। मधुलिका, कह भी नहीं सकते। वैसे विद्या के रहने का इंतजाम हुआ कि नहीं? अमिश, हाँ वो यहीं पास में ही एक घर है, वहीं विद्या रह रही है और लता की जान पहचान की एक लड़की है, उसे वहाँ रखा है। मधुलिका, ओके, आप तो ख्याल रखेंगे ही उसका। वैसे मैं मोहिनी से मिलने जा रही हूँ। मधुलिका अपना पर्स उठाकर निकल जाती है। सीधे मोहिनी के पास पहुंचकर शशांक से हुई बात को बताती है। मोहिनी भी खुश होती है, चलो कोई तो मिला मदद करने को। तभी शशांक का कॉल मधुलिका के पास आता है। हेलो भाभी, गुड न्यूज है, विद्या के हस्बैंड का पता चल गया है, मेरी बात भी हो गई है उससे, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, जो भी डेवलपमेंट होगी बताऊंगा। तब तक आप भी विद्या और भाई पर नजर रखना। भाभी, उनको विद्या के ज्यादा करीब मत जाने देना वरना भाई का प्यार से दस से जाग जाएगा। अच्छा, फोन रखता हूँ, बस निकल रहा हूँ मैं। मोहिनी भी सारी बात सुन रही थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो शशांक विद्या के हस्बैंड से मिलने जा रहे हैं। मधु, तुम देखना, ये विद्या का चैप्टर क्लोज होकर ही रहेगा। तुमको बस अमिश जी के आसपास ही रहना है। फिलहाल तुमको जाना चाहिए, अमिश जी मिलने जा रहे होंगे उससे। एक काम करते हैं, मैं भी चलती हूँ। मधुलिका और मोहिनी दोनों विद्या के कमरे के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचकर देखा तो अमिश पहले से ही विद्या के पास था। ये देखकर मधुलिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मगर फिर भी बनते हुए, हाय विद्या, कैसी हो? अमिश जी ने बताया था तुम यहाँ रहती हो, तभी हालचाल पूछने चली आई। विद्या, अब ठीक हूँ और जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मधुलिका चिढ़ते हुए, हाँ ठीक कैसे नहीं होगी, अमिश जी तुम्हारा ख्याल जो रखते हैं। अमिश मधुलिका की तरफ देखता है। तभी मधुलिका बात बदलते हुए, इनसे मिलो, ये है मोहिनी, मेरी दोस्त और मेरी जूनियर भी और शेफाली की होने वाली ननद। और मोहिनी, ये है विद्या, शेफाली की दोस्त और अमिश जी की भी। विद्या, शेफाली की शादी हो रही है? मधुलिका, क्यों, अमिश जी ने तुमको बताया नहीं? अमिश, हाँ वो बताने वाला ही था। मोहिनी, कोई बात नहीं अमिश जी, हम विद्या को शादी में ही बुला लेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अच्छा मधुलिका, तुमको रुकना हो तो रुको, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं चलती हूँ। अमिश और मधुलिका कुछ देर वहां रुकने के बाद वापस आ जाते हैं। मधुलिका डिनर पर अमिश से, आपने विद्या को बताया तो होगा नहीं कि मैं आपकी वाइफ हूँ? अमिश, अभी नहीं मगर बता दूंगा, थोड़ा ठीक हो जाए वो। मधुलिका, हम ठीक है। तभी अमिश के फोन पर शशांक का फोन आता है। हेलो भाई, भाभी कहाँ हैं? फोन नहीं उठा रही हैं। अमिश मधुलिका को फोन पकड़ाते हुए, शशांक का कॉल है। मधुलिका फोन लेकर, हेलो भाभी, अपने फोन पर बात करो, कुछ टॉप सीक्रेट है। मधुलिका लता को उसका फोन लाने को कहती है। शशांक ने उसे विद्या और उसके हस्बैंड की कुछ फोटोज भेजी थी। उन फोटोज को देखकर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि उन दोनों में कोई टेंशन है और वो काफी खुश नजर आ रहे थे। मधुलिका वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। शशांक को कॉल करती है। शशांक, क्या हुआ? शशांक, मैं कल गाजीपुर आ रहा हूँ, उसके बाद अपना सीक्रेट मिशन शुरू होगा। अभी मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ आपसे, तब तक भाई को संभाल कर रखिएगा। हंसते हुए शशांक कॉल कट कर देता है। मधुलिका किचन में जाकर खुद
डिनर बनाने लगती है। डिनर रेडी करने के बाद मधुलिका डाइनिंग एरिया में आती है। अमिश किसी फाइल में उलझे हुए थे। मधुलिका ने देखा टेबल पर रखी कॉफी ठंडी पड़ चुकी थी, तो कॉफी मग उठाकर दूसरी कॉफी बनाकर रख गई थी। अमिश नहीं जान पाया था। मधुलिका चली गई। खाने पर अमिश का वेट कर रही थी, मगर अमिश अभी भी फ्री नहीं हुए थे। मधुलिका ने शशांक को कॉल की, उससे आने का टाइम पता किया। कल गाजीपुर कितने बजे पहुंचेगा वो, और भी जो हुआ था मधुलिका सब बता चुकी थी। शशांक, और भाभी डिनर हो गया आपका? मधुलिका, नहीं वो बिजी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है शायद, इसीलिए वेट कर रही हूँ। शशांक, हद है भाभी, भाई नहीं आ रहे तो आप खाना ले जाकर खिला दो उनको। मधुलिका, मगर मैं उनको खाना कैसे खिलाऊंगी? शशांक, अपने हाथों से। और कैसे? हस्बैंड हैं वो आपके, और आपको रिश्ता बचाना है ना भाभी, तो शर्म और हया दूर करनी होगी। मधुलिका ने कुछ और देर सोचने के बाद डिनर लेकर अमिश के कमरे में पहुंचकर देखा। अमिश कोई जरूरी फाइल देख रहे हैं और किसी से फोन पर बात भी कर रहे थे। मधुलिका वहीं पास में चेयर पर बैठ गई। अमिश की कॉल कट होने का इंतजार करने लगी। कॉल कुछ देर में कट करके अमिश मधुलिका की तरफ मुड़ा। तुम यहाँ और ये डिनर? मधुलिका, जी हाँ। आप इतनी देर से बिजी हैं, डिनर करना है या नहीं? मैं कब से वेट कर रही हूँ। आप हैं मगर सुन ही नहीं रहे। वैसे भी आपको मेरी कब से फिक्र होने लगी, कहकर मधुलिका ने बड़ा उदास सा चेहरा बनाते हुए कहा। अमिश, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? वैसे भी तुमसे कह चुका हूँ कि टिपिकल इंडियन वाइफ बनने की जरूरत नहीं है। खाना खा लिया करो, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। तुमको तो सब पता है, क्यों ऐसे करती हो? कोई टीनेज नहीं हो तुम मधु, सब कुछ पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मैं तुम्हें। मधुलिका, हाँ जानती हूँ, आप मेरे नहीं हैं, ना हो सकते। आप तो किसी और की अमानत हैं, मगर हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। अच्छा, बातें ना करके डिनर करिए। अमिश, तुम कर लो, मैं अभी बिजी हूँ, और जब फ्री होऊंगा तब खा लूंगा। मधुलिका, तो मैं खिला दूँ आपको, आप अपना काम करते रहिए। अमिश कुछ कहता उससे पहले ही मधुलिका, आप मना नहीं कर सकते, हम दोस्त हैं। वाइफ को मना कर सकते हैं मगर दोस्त को नहीं, कहकर मधुलिका ने एक निवाला अमिश के मुंह में ठूस दिया। अमिश को खाना खिलाकर मधुलिका ने खुद भी डिनर किया और अपने कमरे में आकर शशांक को मैसेज किया, मिस्टर डिनर कंप्लीट। कुछ देर बाद शशांक ने मधुलिका को कॉल किया। बेल्डन भाभी, आप ऐसे ही छोटे छोटे प्लान्स को अंजाम देती रहिए, भाई खुद ब खुद आपके प्यार में गिरफ्तार हो जाएंगे। मधुलिका, अच्छा आप कितने टाइम तक आ जाएंगे? शशांक, दोपहर तक आ जाऊंगा। उसके बाद हम लोग आपकी फ्रेंड मोहिनी से मिलने चलेंगे। उसके बाद विद्या से मिलने जाऊंगा, वो भी भाई के साथ। उसको सॉक्ड करना है। और हाँ, आप भाई को बताना मत कि मैं आ रहा हूँ, सरप्राइज देना है उन्हें। मधुलिका, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। अब सो जाओ वरना उठोगे कब, और दोपहर तक कैसे पहुंचोगे आप? कॉल कट करने के बाद मधुलिका सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ही मोहिनी का कॉल आता है। मधुलिका, हाय गुड मॉर्निंग। क्या हुआ इतना सुबह कॉल, कोई खास बात है क्या? मोहिनी, तुम जल्दी से आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मधुलिका, क्या हुआ तुमको? कल तक तो ठीक ही, अब अचानक से क्या हो गया? मोहिनी, तुम जल्दी से आ जाओ। और कॉल कट जाता है। मधुलिका परेशान हो जाती है। अमिश, क्या हुआ, कोई बात है क्या? मधुलिका, हाँ मोहिनी को पता नहीं क्या हो गया है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। अमिश ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहकर खुद भी रेडी होकर मधुलिका के साथ मोहिनी को देखने निकल पड़ा। मोहिनी के घर पहुंचकर देखा, मोहिनी लेटी हुई थी। मधुलिका और अमिश को देखकर उठकर बैठ गई। अरे जीजा जी आप। मधुलिका दौड़कर मोहिनी को पकड़ते हुए, अरे अरे उठो नहीं, लेटे रहो, क्या हो गया है तुम्हें? मोहिनी, कुछ नहीं हुआ है। मधुलिका, मतलब? मोहिनी, मतलब ये कि मैं देखना चाहती थी कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मधुलिका गुस्से में मोहिनी की तरफ देखकर, अगर ये मजाक था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मोहिनी, मजाक नहीं था, अब तबीयत एक लंबे टाइम तक खराब रहने वाली है मेरी। अमिश, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई तुमको? अच्छे से चेकअप कराओ, जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। मोहिनी ने मधुलिका की तरफ अपनी मेडिकल रिपोर्ट बढ़ाते हुए, ये देखो खुद पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। मधुलिका रिपोर्ट देखकर, व्हाट रियली? अमिश, क्या हुआ मधु, क्या है रिपोर्ट में? मधुलिका अमिश की तरफ बढ़ाते हुए, खुद ही देख लीजिए। अमिश रिपोर्ट देखने के बाद, भाटी सरप्राइज, ये तो गुड न्यूज़ है। मोहिनी, जी जीजा जी, आप मौसा जी बनने वाले हैं। मधुलिका मोहिनी को गले लगाकर बधाई देती है। सब बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी मोहिनी मधुलिका से कहती है, तुम गुड न्यूज कब सुनाओगी? मधुलिका उदास सी होकर,
मेरी किस्मत में कहाँ ये। तभी अमीश उसकी तरफ देखता है। मधुलिका बात बदल कर, मेरा मतलब है अकेले का डिसीजन नहीं है ना। अमीश, मधु तुम रुकना चाहो तो रुक सकती हो, मैं चलता हूँ। और अमीश उठकर चला गया। मोहिनी और मधुलिका बातें करने लगी। शशांक के आने की बात मोहिनी को भी पता थी। नेक्स्ट डे प्लानिंग क्या होगी। अब मोहिनी कहती है, मधुलिका मुझे कुछ भी नहीं पता है, इन सब प्लानिंग का मास्टरमाइंड हमारा प्यारा देवर शशांक है। आने दो, आज उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। दोपहर होते ही शशांक सीधा मोहिनी के घर पहुंचता है। वहां तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत मधुलिका मोहिनी को अपने साथ ले जाती है और शशांक रात में अमिश के घर पहुंचने के बाद पहुंचता है। अमिश उसे अचानक आया देखकर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थी क्या, तुमने कुछ बताया नहीं ऐसे अचानक। शशांक, भाई क्या मैं बिना किसी प्रॉब्लम बिना किसी रीजन के मिल नहीं सकता क्या। अमिश, नहीं ऐसी बात नहीं है। शशांक, भाई आपकी और भाभी की याद आ रही थी और भाभी के हाथों का बना टेस्टी टेस्टी खाना खाना है तभी चला आया। मधुलिका, अच्छी बात है, आप फ्रेश न हो लीजिए, तब तक नाश्ता लगवाती हूँ। मधुलिका लता को नाश्ता लगाने को कहती है। खुद किचन में शशांक के लिए खाना बनाने का इंतजाम करने लगती है। नाश्ता और खाना होने के बाद सब खूब गप्पे मारते हैं, घर के हाल चाल से लेकर शेफाली की शादी तक। शेफाली की शादी को 10 दिन बचे हैं। अमिश मधुलिका से, तुम और मोहिनी शशांक के साथ लखनऊ चली जाना, मैं शादी में 2 दिन पहले ही आ पाऊंगा। वैसे तुम सब बातें करो, मुझे ऑफिस भी जाना है, कहकर अमिश अपने कमरे में चला जाता है। शशांक अमिश के जाने के बाद, लखनऊ का क्या है भाई, चले ही जाएंगे, मगर पहले विद्या और आपका मैटर क्लोज कर दें, अपनी प्यारी भाभी को उनका हक दिला दें। मोहिनी हंसते हुए, कहीं मर्डर ना कर देना उसका। शशांक, अरे नहीं नहीं। मधुलिका, तुमको एक गुड न्यूज़ देनी है, मोहिनी की तरफ से तुम मामा बनने वाले हो। शशांक, अरे वाह, तो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। मधुलिका चॉकलेट्स लाकर शशांक को देती है। शशांक, अरे वाह भाभी, आपको पता था मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं। मधुलिका, पता नहीं था मगर पता कर लिया कि मेरे प्यारे देवर को क्या पसंद है क्या नहीं। शशांक, आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो, कहकर उसे हक कर लेता है। अगले दिन अमिश के ऑफिस जाने के बाद तीनों बैठकर प्लानिंग कर रहे थे, अब आगे क्या करना है। तभी शशांक लता और दामोदर को आवाज देकर पास बुलाता है। दामोदर और लता, जी भैया आपने हमें बुलाया। शशांक, हम एक बात पूछें, सच सच बताना आप लोग, वो जो आपके साहब की दोस्त आई हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं या हमारी भाभी यानी आपके साहब की मैडम। मोहिनी और मधुलिका शशांक की ओर देखने लगती हैं। दामोदर, भैया जी हमको हमारी मेम साहब बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी बराबरी कोई कर नहीं पाएगा, वो साहब की दोस्त क्या करेगी। लता, अरे भैया जी आपको क्या बताएं, वो विद्या मैडम है ना, हमको तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी सहेली जो उनकी देखभाल के लिए रहती है वो बता रही थी कि वो उस पर बहुत गुस्सा करती रहती है, मगर जब साहब आते हैं तो उनके सामने इतने प्यार से बात करती है, सब दिखावा। और भैया वो साहब को बहुत अजीब तरह से देखती है। मधुलिका हंसने लगती है, कैसे अजीब तरह से। लता, मेम साहब, बस आप साहब को वहां जाने मत दिया करो, ऐसी औरतें लोगों के बसे बसाए घर खराब करती हैं। शशांक, तभी तो हमने आप दोनों को बुलाया है, विद्या पर नजर रखने को। एक बात बताऊं, वो भाभी की जगह लेने की कोशिश कर रही है। लता, ऐसा कभी नहीं होगा, आप बताओ हमको क्या करना है। शशांक, उसे अभी तक ये नहीं पता है कि अमिश की शादी हो चुकी है, भाई ने शायद नहीं बताया है, कैसे भी करके ये बात उस तक पहुंचा दो कि भाई मैरिड हैं। लता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चली जाती हूँ वहाँ और बातों बातों में उसे ऐसे कहूँगी कि विद्या मैडम सुन लें। शशांक, अच्छा वैसे क्या कहोगी, एक बार मुझे सुनाकर बताओ। लता, मैं अपनी सहेली से बातें करूँगी, मौका मिलते ही। अरे रजनी तुमको बताऊँ, हमारी मेम साहब है ना, वो बहुत अच्छी हैं, कभी नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करती। तो वो कहेगी कौन मेम साहब, तो मैं कहूँगी अरे अपने साहब हैं ना, उनकी ही मेम साहब। तो देखना विद्या मैडम जरूर सुनेंगी, फिर पूछेंगी तो मैं बता दूंगी। शशांक, मगर लता एक मिनट, विद्या को अभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि मधुलिका भाभी ही अमिश भाई की वाइफ हैं। लता, जैसा आप कहेंगे वैसा ही काम होगा। शशांक, और हाँ दामोदर, तुम भाई को बिल्कुल भी भनक ना लगने देना कि हम सब मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर वो तुमसे पूछेंगे भी तब भी नहीं। दामोदर, जी भैया मैं कुछ भी नहीं कहूँगा साहब से। शशांक, वेरी गुड। दामोदर और लता, लता तुम काम खत्म करके आओ तब हम पार्टी करते हैं।
दामोदर तुम अपना और काम देखो, और तुम्हारी जरूरत होगी तब हम बताएंगे। और लता अब तुम जाओ, हमें शेफाली की शादी तक ये मैटर खत्म करना है। मोहिनी, 9 दिन बचे हैं शादी में, और हम शादी वाले दिन नहीं जाएंगे, पहले जाना होगा। हमें हल्दी मेहंदी और भी रस्में निभानी हैं। 2-3 दिन में जो करना है कर लो, उसके बाद हमें चलना है लखनऊ वापस। शशांक, हाँ देखते हैं, तब तक कोई न्यू प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कुछ घंटों बाद लता विद्या के यहाँ जाकर अपना काम खत्म करके वापस आ चुकी थी। अब बस तमाशा देखना बाकी था। लता वापस आकर शशांक से, भैया विद्या मैडम का मुंह देखने लायक था। उन्होंने तुरंत ही साहब को फोन लगाया, मगर लगता है साहब ने फोन उठाया नहीं। मधुलिका ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, आज काफी लेट हैं, वैसे इतने टाइम तक आ जाते हैं। शशांक, कहीं कोई और बवाल ना बन जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। शशांक, भाभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ कोई न्यू प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मधुलिका, तुम शायद उनका गुस्सा नहीं जानते हो, मैंने देखा है। मोहिनी, हद है यार, अब अगर ऐसे डरोगी तो कुछ भी तुम्हारा भला नहीं होने वाला। अब चिल मारो, और लता तुम जरा जबरदस्ती कॉफी बनाकर पिला दो। लता कॉफी बनाकर लाती ही है कि तभी अमिश घर में एंटर करता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। आते ही सीधा लता से, तुम विद्या के पास गई थी? लता डरते हुए, जी वो रजनी से मिलने गई थी। लता आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मधुलिका बोल पड़ी, क्या हुआ? अमित गुस्से से मधुलिका की तरफ देखते हुए, तुम जरा टेरेस पर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मधुलिका, क्या बात करनी है? अमित बिना कोई जवाब दिए सीधा टेरेस पर चला जाता है। मधुलिका आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और टेरेस की तरफ बढ़ती है। टेरेस पर पहुंचते ही अमित गुस्से में मधुलिका की दोनों बाहें पकड़कर, आखिर तुम चाहती क्या हो? मधुलिका का डर के मारे दिल बहुत तेज धड़क रहा था। क्या मतलब? मैं क्या चाहती हूँ? कुछ भी तो नहीं। अमित उसे झिड़कते हुए, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं जो तुम कर रही हो। मधुलिका, क्या कर रही हूँ और क्या जानते हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमित, अब क्यों समझ आएगा? या तो तुम खुद को ज्यादा होशियार समझती हो या मुझे बेवकूफ। एक बात बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, जो मोहिनी और शशांक के साथ प्लानिंग चल रही है, क्या मैं समझता नहीं हूँ? उसी प्लान में तुमने लता को भेजा था। मधुलिका रोने लगती है, मेरी किसी के साथ कोई प्लानिंग नहीं चल रही। अमिश, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ साफ साफ कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। मैं विद्या से प्यार करता हूँ, उसके साथ ही लाइफ बितानी है। वो बीच में तुम आ गई, वरना मैं सिर्फ उसी की यादों के साथ रह रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्लानिंग के तहत उसे बताओगी कि मैं मैरिड हूँ? मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ कि डिवोर्स ले रहा हूँ। मधुलिका, लेकिन मैं वो। अमिश, ये वो कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कल ही वापस लखनऊ चली जाओ। शेफाली की शादी तक ये बिना भविष्य की शादी है, उसके बाद फाइनली हमें अलग होना है। अमिश इतना कहने के बाद नीचे चला जाता है और मधुलिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते मधुलिका वहीं जमीन पर धम्म से बैठ जाती है। मोहिनी और शशांक दोनों आ चुके थे। दोनों मधुलिका को उठाकर खड़ा करते हैं। मोहिनी, क्या हुआ? मधुलिका, उन्हें पूरा शक है, हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। शेफाली की शादी तक की हमारी शादी है। शशांक भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं बात करता हूँ उनसे। शशांक जाने लगता है। मधुलिका उसका हाथ पकड़ लेती है, नहीं तुम कुछ नहीं कहोगे, हमें कल हर हाल में लखनऊ वापस चले जाना है, ये कहकर गए हैं। शशांक, मगर भाभी। मधुलिका बिना बात सुने नीचे अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।